जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को लेकर आपके मन में बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। दोस्तों, इजराइल और इराक के बीच में एक देश पड़ता है जॉर्डन, जो कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है। वहाँ की तकरीबन 90% आबादी मुस्लिम है और उनके किंग हैं किंग अब्दुल्ला। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। किंग अब्दुल्ला और किंग अब्दुल्ला को माना जाता है पैगंबर मोहम्मद का वंशज। और पैगंबर मोहम्मद की मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो 47वीं पीढ़ी है ये किंग अब्दुल्ला। और किंग अब्दुल्ला की घनिष्ठता है इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ। और जब भी इजराइल और इराक का युद्ध होता है या फिर कोई भी छोटी मोटी भी घटनाएं होती है, तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला वो हमेशा इजराइल का ही सपोर्ट करते हैं। अब जो युद्ध चल रहा है इजराइल और इराक का, इस युद्ध में इराक की तरफ से जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, जॉर्डन के एयर स्पेस में से होते हुए जो जाएगी, उसको किंग अब्दुल्ला अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इजराइल को मिल रहा है, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन कंट्री का, कि कोई भी मिसाइल जॉर्डन कंट्री के जो किंग है अब्दुल्ला, वो इजराइल तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। वही उनका कहना ये है, उनका तर्क ये है कि मैं अपने एयर स्पेस को युद्ध का मैदान क्यों बनाऊं, तो भाई जो भी मिसाइल वहां से आएगी वो तो गिराएगा। ये भी इसको बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसराइल का ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लाइन, और इसके बदले में जो ईरान ने आक्रमण किया है इसराइल के ऊपर, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। दोस्तों, किरिया कंपाउंड ये इसराइल में इजरायली सेना का मुख्यालय है। एकदम इसराइल को, इसका इसराइल का दिल बोल सकते हो आप। मतलब इसराइल का मेन एरिया, जहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, नर्वस सिस्टम यहीं से चलता है इसराइल का। यहाँ पर इजरायली सेना के जनरल स्टाफ बैठते हैं, इजरायली सेना के सीडीएस बैठते हैं, और प्रमुख कमांड सुविधाएं यहीं पर हैं। जो देश के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील या फिर जो सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा पहरे वाला ये एरिया है इसराइल का। दोस्तों, इसराइल के इस क्रिया कंपाउंड के एरिया में टारगेट करके हमला करना और उस हमले को सफल करना, इससे ईरान ने इसराइल को और अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी है, और ये बता दिया कि आप मुझे इतना कमज़ोर ना समझें जितना कमज़ोर आप लोगों ने हमें समझ लिया। क्रिया कंपाउंड पर हमले का एक मीनिंग ये भी निकलता है दोस्तों, कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जितनी उसकी मार्केटिंग की गई थी, वो उतना सफल नहीं हो पाया। उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकल पाई जितना अपने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की क्वालिटी अच्छी निकली। तो वैसे ही उतनी अच्छी क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का नहीं हो पाया। इजरायली सेना को इतनी गहराई तक हिट करने में ये कामयाब हुआ है। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। आयरन डोम जो नाम दिया गया है, आयरन डोम नाम का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, ये बौना साबित हुआ है, ये फेलियर साबित हुआ है। एक भी, मतलब एक आधी मिसाइल तो इसने रोकी होंगी, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलें तेल अवीव में और यरूशलेम के उस एरिया में, इसराइल के उस एरिया में ज़्यादातर मिसाइलें फटी हैं। आप इन तस्वीरों में आप इसको देख सकते हो। दोस्तों, ईरान ने इसराइल के ऊपर कम से कम 100 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से सिविलियन एरिया भी प्रमुख रहा है और सैन्य ठिकाने तो रही हैं इसराइल के, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला हुआ है। लेकिन ज़्यादातर हमला सिविलियन एरिया के ऊपर हुआ है, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे एरिया में। मतलब नज़ारा कुछ ऐसा है जैसा कि आपने वीडियोस में या फिर टीवी में, न्यूज़ में देखा हुआ गाजा का।
तो इसराइल का जहाँ जहाँ पर वो भी बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी है, वहाँ की सड़कें, वहाँ की इमारतें, रेजिडेंशियल एरिया सब कुछ तबाह हो गया। आप सोच सकते हो कि जो गाजा का हाल हुआ है, इसराइल ने जो गाजा का हाल किया था, वही हाल ईरान इसराइल का कर रहा है। और ये कितना लंबा चलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमले ज़्यादा हुए हैं, सिविलियन हमले बहुत कम हुए हैं। ईरान में तकरीबन 3 जितनी भी ये न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ईरान की, उसमें से शायद एक आध बची होगी, नहीं तो तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से, जो कि इसराइल की तरफ से भेजी गई थी। मतलब ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ उनके वैज्ञानिकों का, ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के तबाह होने का, ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे जो सहयोग कर रहे थे बड़े सैन्य अधिकारी ईरान के, उनके चले जाने का, क्योंकि टारगेटिंग किलिंग हुई है इसराइल की तरफ से। तो इधर अगर हम कंपेयर करें तो ईरान ने सिविलियन नुकसान ज़्यादा किया है, क्योंकि ईरान के पास इतने इनपुट नहीं थे इसराइल के सिविल डिफेंस के या फिर इसराइल की परमाणु जो फैसिलिटी है उनके, लेकिन इसराइल के पास ईरान की परमाणु फैसिलिटी का एक एक पिन पॉइंट डेटा था, उनके वैज्ञानिकों का डेटा था, ईरान की जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं उनके रेजिडेंशियल डेटा इसराइल के पास थे। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो इसराइल ही, मुझे लगता है कि इसराइल ही ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़ रहा है नुकसान करने के मामले में ईरान का, लेकिन ईरान सिविलियन नुकसान ज़्यादा कर रहा है इसराइल का। दोस्तों, ईरान के और इसराइल के इस युद्ध को का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हुआ है, ना तो इसका फ़ायदा इसराइल को हुआ। इसराइल को तो फ़ायदा सिर्फ यही है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ने से किसी हद तक रोक लेगा, लेकिन इसका बिजनेस के मामले में, इसका इकोनॉमी के मामले में फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को ही हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये युद्ध हुआ, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर गए, तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और वो पैसा निकालकर डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कि डॉलर को आज भी एक हाई वैल्यू एसेट के रूप में लोग देखते हैं, जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और ज़्यादा विश्व में। तो एक तो अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ, दूसरा अमेरिका के पास जो तेल का रिजर्व है उसको वो महंगे दामों में अब बेचना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे ही ये इसराइल का और ईरान का वॉर युद्ध शुरू हुआ, उससे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जहां $70 प्रति बैरल तेल बिक रहा था, इंपोर्ट हो रहा था भारत में, वही तेल अब 76 अभी तक का हो सकता है, कल तक ये बढ़ जाए। $76 प्रति बैरल अभी भारत को मिलना शुरू हो गया। मतलब तेल के दाम बढ़ गए हैं। अब तेल के दाम बढ़ गए हैं तो भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं कि भी तेल को बेच सके, भारत तो तेल को खरीदेगा ही। तो इससे भी अमेरिका को ही फायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास जो रिजर्व है वो उसको तेल रिजर्व, उसको वो बाहर निकालेगा अभी बेचने के लिए, या निकाल चुका होगा। तो दोस्तों, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का इस युद्ध से पॉजिटिव असर हुआ है। अमेरिका के हथियार बिकेंगे इसराइल को, यहाँ से भी अमेरिका मुनाफा कमाएगा। लेकिन भारत का इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि तेल महंगा होगा। तेल महंगा होने से गुड्स ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाएंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे तो सामान महंगा होगा ऑटोमेटिकली। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए भारतीय सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी तेल के मामले में, ताकि तेल की कीमतों में इजाफा ना हो। भारत की विकास दर का 6% रहने का अनुमान है। लेकिन दोस्तों, अगर महंगाई में, अगर कच्चे तेल के निर्यात में $10 प्रति बैरल का भी इजाफा होता है, तो महंगाई दर में 35%, मतलब 35% नहीं, 35 अंकों की वृद्धि हो जाएगी। 35 अंकों की वृद्धि का मतलब है कि भारत की विकास दर जो 6% थी वो घट के 5% पे रह जाएगी। तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर नेगेटिव असर है। इजराइल ईरान के इस युद्ध में भारतीय जो शेयर बाजार है निफ्टी, दोस्तों उसमें निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, ट्रेंट,
और M&M समेत बहुत सारे ऐसे कई शेयर्स हैं, कई कंपनियां हैं जिनके शेयर में गिरावट देखने को मिली है, उनके शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका तो मतलब शेयर मार्केट के ऊपर बिल्कुल बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। लेकिन भारतीय जो तेल कंपनी है ONGC, ये सरकारी कंपनी है, इसके शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ONGC का। मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव चल रहा है, जो ये वॉर चल रही है, उससे कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, उछाल आ रहा है। और अगर मतलब ये उछाल ऐसे कंटिन्यू रहा, ये उछाल अगर डाउन नहीं हुआ तेल की कीमतों में, तो भारत का जो पेंट का कारोबार है, टायर का कारोबार है, एविएशन इंडस्ट्री है और OMC के जो शेयर हैं, उनके ऊपर आप देखना आने वाले समय में गिरावट ही मिलेगी। उनके ऊपर दबाव रहेगा, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देकर तो संभाल लेगा, लेकिन भारत से जितने भी सामान का इंपोर्ट होता है, क्योंकि ये तेल की कीमतों का जो इजाफा है सिर्फ भारत के ऊपर ही नहीं है, पूरे विश्व के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो इंडिया को बाहर से जितना भी माल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो भारत के लोगों को वो माल और ज़्यादा कीमतों में वो सेल करना पड़ेगा यहाँ के व्यापारियों को। मतलब मेरे कहने का ये है कि अब जेब को और थोड़ा टाइट करने का टाइम आ चुका है। अगर ये वॉर, ये मिडिल ईस्ट की वॉर अगर ये और ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये टिकेगी, तो भारत में महंगाई दर बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से आने वाले सामान के ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी कितना देगी, इसकी भी तो एक सीमा है सब्सिडी देने की। और उस सीमा को भारत अगर क्रॉस करेगा, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में जो इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट में कटौती करनी पड़ेगी, उस विकास के कामों में कटौती करनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाएगी। इस दौरान एक मैप जारी हुआ था इजराइल की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि भाई देखो इस वर्ल्ड मैप में जो एविएशन है, यानी कि जो एयरक्राफ्ट हैं, सिविल एयरक्राफ्ट, उन्होंने कैसे अपना रास्ता चेंज कर दिया है। इजराइल और ईरान का जो एयर स्पेस है वो इन एयरक्राफ्ट से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि सभी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका एयरक्राफ्ट, उनका एरोप्लेन, किसी भी कंट्री का एरोप्लेन अगर इधर से उधर जाता है तो ईरान के और इजराइल के एयर स्पेस से बच के ही जा रहा है, कोई भी मिसाइलों की चपेट में नहीं आना चाहता। तो इसी चीज को दिखाने के लिए इजराइल ने एक मैप जारी किया था, लेकिन गलती से उस मैप में J&K को पाकिस्तान का हिस्सा, अरुणाचल और सिक्किम को चाइना का हिस्सा दिखा दिया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे, एक्स पे, ट्विटर पे बहुत हौला मचा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप तो हमारे मित्र हो और आप इस तरीके का नक्शा छाप रहे हो कि हमारे टेरिटरी को पाकिस्तान का और हमारी टेरिटरी को चाइना की टेरिटरी बता रहे हो। तो जैसे ही उनको इजरायली ऑफिशियल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने एक ऑफिशियली जारी की, एक माफ़ीनामा जारी किया कि भाई ये एक हमारी ऑफिशियल मिस्टेक नहीं थी, ये क्लैरिकल मिस्टेक थी और ऐसा हमने जानबूझ के नहीं किया, बाय मिस्टेक हो गया ऐसा। तो इस मामले में इजराइल ने भारत से माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई है और इस बात को इतना ज़्यादा तोल ना दिया जाए, इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि हम दोनों तो आपस में मित्र हैं, इजराइल और भारत। इजराइल को भारत की ज़रूरत है और भारत को इजराइल की ज़रूरत है बहुत सारे मामलों में। दोस्तों, अमेरिका की दोगली नीति है, एक तरफ से तो युद्ध करवा के फ़ायदा उठा रहा है, दूसरी तरफ से शांति कर रहा है और अपील भी कर रहा है कि हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना ना बनाए ईरान। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भारत को और चाइना को बैलेंस करने के लिए कर रहा है, और अमेरिका हमेशा ये चाहेगा कि भी पाकिस्तान अमेरिका का टट्टू बन के रहा है, यानी कि जब तक अमेरिका की चलेगी, पाकिस्तान को अमेरिका अपना टट्टू बनाकर ही रखेगा। लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की जो स्वतंत्र भूमिका है, इंडिपेंडेंस पॉलिसी, वो अमेरिका पचा नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि हम राष्ट्र हित में रशिया के साथ भी हैं, हम राष्ट्र हित में अमेरिका के साथ भी हैं, हम राष्ट्र हित में इजराइल के साथ भी हैं, हम राष्ट्र हित में ईरान के साथ भी हैं।
जबकि हम लोग क्वाड को भी चाहते हैं और हम लोग ब्रिक्स को भी चाहते हैं। भारत को इस तरीके की जो अमेरिका की दोगली राजनीति है, दोगली नीति है, उससे सजग रहने की आवश्यकता है। इस मामले में दोस्तों आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अमेरिका के बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये युद्ध की नीति जो अपनाई है, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।